एवरीबडी गुड इवनिंग। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है आज। ठीक है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था और बाकी जो भी लेटली इवेंट्स हुए ग्रुप में और सारी चीज़ें, तो मेरा मूड ऑफ हो गया था काफ़ी। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं कल डाल पाई और टारगेट्स भी आपको नहीं दिए बिकॉज रीजंस यू नो। ठीक है, बट हाँ, अब होपफुली आई होप कि आप सभी लोग जैसे कर रहे थे प्रिपरेशन अच्छे से आगे भी करेंगे अच्छे से। ठीक है, फुल फ्लेश्ड एंथुजियाज़म एंड डेडिकेशन के साथ। मुझे दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा एंड आई एम हैप्पी कि जो सीरियस बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग सीरियस अबाउट देयर स्टडीज़ एट दिस टाइम विच इज़ अ वेरी क्रूशियल जंक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, इस टाइम पे अगर आप सुस्ती करेंगे तो आपके साथ बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, और आर का पेपर बहुत तगड़ा, मतलब पीसीएस में भी जो चीज़ नहीं देखने को मिलेगी वो आपको आर में मिलेगी, दैट इज़ माई गारंटी। ठीक है, ये पक्का मैं मान के चलिए आप। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ प्लीज़ टारगेट्स को अचीव करना शुरू करिए। इन सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड आप इसी चैनल पे जुड़ सकते हैं अगर आप नए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डेली ये लूसेंट की सीरीज़ हो रही है, तो इससे आपको काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्प मिलेगी। चाहे आप सीजीएल एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हों, चाहे आप बैंक पीओ के पेपर में अपीयर हो रहे हों, उसमें भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर चाहे आप पीसीएस के एग्ज़ाम में प्रिपेयर अपीयर हो रहे हों या फिर बीपीएससी या आरएएस, सभी एग्ज़ाम्स में लूसेंट एक बेस बनाता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक कर लिया था। माफ़ी चाहूँगी, मेरी आवाज़ आज उतनी नहीं निकलेगी। ठीक है, कल सुबह केमिस्ट्री की सुबह 9 बजे वीडियो डल जाएगी और मेरी शक्ल के 12 बजे हुए हैं आज, इसलिए मैं विजुअल मोड में नहीं हूँ। अपनी शक्ल दिखाते हुए बात नहीं कर रही। ठीक है, होपफुली रात में अभी मेडिसिन लेके सोऊंगी तो आराम मिल जाएगा। तो कल सुबह 9 बजे आपको केमिस्ट्री की वीडियो मिल जाएगी। कल से सुबह 9 बजे आपको लूसेंट की मिलती रहेगी सीरीज़ एंड रात के टाइम पे कोशिश करूँगी बीच बीच में जैसे डाउट्स वगैरह होते हैं, है ना, और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं कि नॉर्मल डिस्कशन की कुछ पॉइंट्स अगर आपको ध्यान देने हैं, मतलब इन जनरल जो वीडियो बनाती थी वो रात में 9 बजे मिल जाया करेगी। बट सुबह 9 बजे लूसेंट की सीरीज़ ही चलेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ तक मैंने करवाया था ना, हीट तक मैंने करवाया था यहाँ तक, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में। नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए लास्ट वीडियो, अगर आप नए बच्चे हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद पार्ट आता है ये यूनिट्स ऑफ हीट का। ठीक है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसमें कैलरी वैलरी ये सब आपको बस पता ही है, सब इन सब के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस पर नहीं आएंगी, ये सब आप छोड़ सकते हैं। बस ये आप एक रिलेशन बस इतना याद कर लीजिएगा कैलरी का और आपका फ़ारेनहाइट और केल्विन का। सिंपल चीज़ें हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी पे क्वेश्चन आ जाता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी क्या है भाई, ठीक है, उसकी यूनिट्स क्या है, उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का भाई जो वाटर की है वो 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड होता है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी। और 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड में कितने जूल्स होते हैं, दैट इज़ 4200 जूल्स पर केजी केल्विन। बस उसके बाद नीचे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा गामा, ये हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब वाटर के टेम्परेचर को 0 से 4 डिग्री पे बढ़ाते हैं ना तो वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज़ होता है। इस पर एक आध क्वेश्चन देखा था। ठीक है, उड़ीसा पीसीएस के एग्जाम में था शायद। ठीक है, तो 0 से 4 डिग्री अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम पे क्या असर होता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, नो चेंज, नन ऑफ दिस, तो डिक्रीज़ करता है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड का ही इंपॉर्टेंस क्यों है ये मैंने आपको अभी पिछले इसमें बताया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उस चीज़ को, जब लूसेंट की बुक पढ़ेंगे ना आपको खुद पता लग जाएगा। ठीक है, नहीं अगर समझ में आया तो देखिए अगली लाइन मैंने अंडरलाइन की हुई है कि क्लियरली डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यही रीज़न है, क्योंकि टेम्परेचर को अगर हम 4 डिग्री से बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम बढ़ने लगता है। ठीक है, इसलिए 4 डिग्री का इतना इंपॉर्टेंस है। देन 3 तरीके की ट्रांसमिशन ऑफ हीट होती है, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन का क्या होता है सबको पता होगा। ठीक है, ये तो बचपन में हमने मतलब पढ़ी ही थी कि एक जगह से दूसरी जगह जो हीट ट्रेवल करती है वो, ठीक है, मीडियम से ट्रेवल करती है विदाउट एनी बॉडली मूवमेंट। ठीक है ना, तो जैसे सॉलिड्स है, सॉलिड्स में कंडक्शन होता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन सॉलिड्स हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू विच फिनोमेना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, नन ऑफ दिस, तो कंडक्शन। ओके, इसी वजह से ये कभी कभी एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आ जाता है कि आइस इज पैक्ड इन सॉ डस्ट टू सेव इट फ्रॉम बीइंग मेल्ट, विच फिनोमेना गेट्स फॉलोड इन दिस कंडक्शन। ठीक है, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये तो सबको पता है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, जो कि नॉन मेटल होते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन में हीट जो ट्रांसफर होती है वो एक्चुअल मूवमेंट से ट्रांसफर होती है। ठीक है, एक्चुअल मूवमेंट से ट्रांसफर होती है, तो लिक्विड्स और गैसेस में कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर होती है। ओके, देन उसके बाद
रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन में आपकी हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से होती है विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवीनिंग मीडियम, ठीक है। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आ जाता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो लॉस ऑफ बॉडी हीट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिफरेंस इन टेम्परेचर के बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। ये पढ़ लेना, ये एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं अगर आते हैं तो। किरचॉफ लॉ पे आ जाते हैं। किरचॉफ लॉ अगेन आपका एक रेशो होता है ना, ठीक है, तो ये भी यूनिटलेस रहेगा। तो रेशो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर एंड इट बिकम्स सेम फॉर ऑल सर्फेसेज एट सेम टेम्परेचर एंड इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए पूछा जाए तो किरचॉफ लॉ एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि एक रेशो है, ठीक है, जो एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशो है, जो सेम रहता है सभी सर्फेसेस के लिए सेम टेम्परेचर पे, और वो बराबर रहता है एमिसिव पावर के जो भी ब्लैक बॉडी की होगी एट दैट टेम्परेचर। स्टीफेंस लॉ पूछ लेते हैं, तो ई इज़ प्रोपोर्शनल टू T4, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है फ्यूजन एंड फ्रीजिंग। ये हमें पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग जो होती है वो हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्यूजन जो होती है मेरा गला ऐसे ही हो जाता है, बोला जब भैया मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो प्लीज़ बेयर विद मी, ठीक है। जितना निकल पा रही है मैं उसमें आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है। फ्यूजन टेक्स प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट MP, ठीक है। और MP जो होता है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू FP, ठीक है, फॉर अ सब्सटेंस ऑलवेज। ये उसके बाद ये बेकार की चीज़ें वो सब नहीं, देखिए आपको छांटना आना चाहिए, मैं छांट के दे रही हूँ, आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो आप देखेंगे तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, पूरी बुक नहीं पढ़ के जानी, ठीक है ना। वेपराइजेशन जो होता है वो दो मेथड से होता है, ठीक है, या तो इवेपोरेशन से या बॉइलिंग, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एंड ओपन सरफेस एरिया, ठीक है। और एट अ गिवन टेम्परेचर स्मॉलर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड लार्जर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, अब फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन पूछ लेता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि हाउ इज़ बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड टू प्रेशर, या क्वेश्चन दे देंगे बॉइलिंग पॉइंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो वो प्रेशर बढ़ेगा, या ऐसे लिख सकते हैं वाइस वर्सा, विद द इंक्रीज इन प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज, नन ऑफ दीज, ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। एंड देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड विल इंक्रीज विद एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। जितना इम्प्योरिटी आप बढ़ाते जाएंगे उतना वो इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है लेटेंट हीट और हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमेशा बस इसकी यूनिट पूछ लेते हैं, फॉर्मूला इज Q इक्वल टू ml, जिसमें ऐसा यूनिट इस जूल पर किलो में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। देन उसके बाद लेटेंट हीट आ जाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें यही है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, ठीक है, एट बॉइलिंग पॉइंट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब्लिमेशन प्रोसेस सबको पता है, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये है सब्लिमेशन, ठीक है, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और सब्लिमेशन तब होता है जब बॉइलिंग पॉइंट इज लेस दैन द मेल्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन डज सब्लिमेशन अकर, व्हेन BP इज लेस दैन MP, ओके। एंड सब्लिमेशन इज ऑलवेज शोन बाय कैम्फर और आइस इन वैक्यूम, ये बोल सकता है, ठीक है। फिर होर फ्रॉस्ट को एक वन लाइन बस देख सकते हैं, इस पर कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट ठीक है, क्योंकि एक यूनिक टर्म है तो हमें पढ़ लेना चाहिए। सिंपली रिवर्स है सब्लिमेशन का, वहाँ पे डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में जा रहा था, यहाँ वेपर से सॉलिड में आ जाएंगे। स्टीम हमेशा ज़्यादा जलती है ना हाथ पे, जितना गर्म पानी नहीं जलन महसूस करता है उससे ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस करती है। रीज़न बीइंग इज उसकी जो इंटरनल एनर्जी है स्टीम की वो हमेशा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर एट दैट सेम टेम्परेचर ड्यू टू लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट का परफेक्ट एग्जांपल होता है, तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है। देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। ये डिवाइसेस के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, तो इसे ध्यान से करिएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देन उसके बाद बात आती है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ में यही है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। आइसोथर्मल प्रोसेस वही है भाई, जिसमें आपकी जो हीट है, टेम्परेचर है, वो सारा टाइम कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल। एडियाबैटिक, ठीक है, एडियाबैटिक अगर पता हो कोई, इसमें हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है, आगे पीछे, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। जिन्होंने भी इंजीनियरिंग की होगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी ये चीज़ें थी। वैसे तो फर्स्ट ईयर कॉमन होता है इंजीनियरिंग में, सब सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, सबने पढ़े होते हैं, ठीक है, तो उसी में आ जाता है। देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वही है कि फर्स्ट लॉ तो गारंटी करता है कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन सेकंड लॉ बताता है कि कोई भी प्रोसेस है उसमें एनर्जी कंजर्व होगी कि नहीं होगी। फर्स्ट लॉ बताता है कि होगी, ये बताएगा होगी कि नहीं होगी, ठीक है। देन ये सब बेकार की चीज़ें, सब नहीं पढ़ना है। कार्नोट थ्योरम एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने उस पर पॉइंट मार्क कर दिया है कि ऑल द रिवर्सिबल कार्नोट हीट इंजन्स ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम सोर्स एंड सिंक हैव सेम एफिशिएंसी इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, क्योंकि हमने ये अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ा था, ठीक है, तो हमें ये पता है चीज़ें। बाकी आप लोग इसको लीव भी कर सकते हैं, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, नॉन साइंस बैकग्राउंड कुछ नहीं आता। ये पूछ लेता है रेफ्रिजरेटर में वेपर्स किसके होते हैं, तो फ्रीऑन के होते हैं। फ्रीऑन का फॉर्मूला पूछ सकता है CCl2F2, ठीक है। फॉर्मूला पूछेगा तो केमिस्ट्री में, और एप्लीकेशन पूछेगा तो फिजिक्स में, ठीक है।
देन लाइट के ऊपर आता है, लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ट्रांसफर्स हैं, ट्रांसफर्स क्या सारी चीज़ें वो ज़रूर रहती है आपकी, ठीक है। तो उसमें क्वांटम थ्योरी आपको पढ़ लेनी है, ये E=hv जो मैंने लिखा है। देन म्यू पढ़ लेना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इस पर क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट एप्लीकेशंस पे, ठीक है। दोनों की दे दी होगी स्पीड और बोलेगा म्यू निकालो, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम ये याद कर लीजिएगा, वैक्यूम, वाटर एंड रॉक सॉल्ट में क्या होता है। देन उसके बाद ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक यार ये तो सबको पता होगा, इसलिए मैंने इस पर कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस पॉइंट मार्क कर दिया कि आप पढ़ लीजिएगा। फिर ये टेबल ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पिंक टेबल्स मैंने कहा है हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, पढ़िएगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इन्फिनिटी पे है कनकेव मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, कैसी होगी। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, और जो आपकी इरेक्ट होती हैं वो कौन सी इमेज होती हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। शैडो, अम्ब्रा, पिनम्ब्रा एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्या होती हैं, बस एक बार, वन टाइम रीड, ज़्यादा नहीं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेना है, ठीक है। क्या रहता है कि तीनों एक सेम प्लेन में होंगी एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो ऐसे दे देते हैं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, फिर बताएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, बोथ आर करेक्ट, वन इज़ करेक्ट, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये दो स्टेटमेंट्स दे देते हैं, ठीक है। देन इमेज इज़ वर्चुअल, लेटरली इन्वर्टेड फ्रॉम प्लेन मिरर, हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, उल्टी बनती है, और साइज जो होती है हमेशा इक्वल होती है ऑब्जेक्ट के, ये पढ़ लीजिएगा। A1 सरसरी निगाह से बस फॉर्मूले देख लें, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आ जाता है पार्ट ये वाला, ये टेबल भी पढ़ना है, मैंने हाईलाइट किया है। एंड देन यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये पता होना चाहिए आपको कि ये शेविंग ग्लास में होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टर होता है, हेडलाइट जो व्हीकल में यूज़ होती हैं, ऑप्थोमेलोस्कोप में होता है, ऑप्थोमेलोस्कोप जो आँख को ऐसे जूम करके नहीं देखते, जूम करके देखते हैं, अंदर लाइट जाती है आँख में, वो होता है, ठीक है। सोलर कुकर्स में होता है कंसंट्रेटिंग लाइट एट ए गिवन स्पॉट, हमारे पास जो भी होता है लेंस, उससे लगा के हम बचपन में कागज़ नहीं जला लेते थे, उस पर लाइट फोकस करवा के सूर्य भगवान की, वो चीज़, ठीक है। देन कन्वेक्स मिरर आपके पास वही है, सोडियम रिफ्लेक्टर लैम्प है। और रियर व्यू मिरर, ये ज़रूर ये हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि रियर व्यू मिरर क्या है, कन्वेक्स है कि कनकेव है, कन्वेक्स है, और दांतों के इंस्ट्रूमेंट में कौन सा है, कनकेव है, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सरसरी निगाह से एक बार देख लीजिएगा, स्नेल्स लॉ पे पूछ लेते हैं। तो इसमें होता है कि फॉर एनी गिवन कलर ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ कोइंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ठीक है। बस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फॉर्मूला है, रिफ्रैक्शन के ऊपर है सिंपल कि जो भी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, जब रियर मीडियम से देखेंगे तो एक स्मॉलर डिस्टेंस पे प्रतीत होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद इलस्ट्रेशंस हैं, ये तो मिराज वगैरह पता ही होगा आपको, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की एक बार रीडिंग मार लीजिएगा डेफिनेशन की, और कुछ नहीं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, ठीक है। अब बात आती है कन्वेक्स और कनकेव लेंस, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। जब भी लेंस मोटा है मिडिल में, ठीक है, दैन एज कम्पेयर टू एजेस, वो कन्वेक्स है, या कन्वर्जिंग लेंस, और वाइस वर्सा इज कनकेव लेंस। ये पता होना चाहिए आपको कि कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, और कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, वाइस वर्सा, मीन्स कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज़ कनकेव मिरर से मिलती हैं, और कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी कन्वेक्स मिरर से मिलती हैं, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको, बेसिक 10th क्लास का साइंस है। पावर ऑफ लेंस, पावर इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये एक बार देख लीजिएगा, कहानी थी, मैंने भी बस एक बार पढ़ ली, आप भी पढ़ लीजिए, बस ज़्यादा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। पिंक टेबल तो मैंने कहा ही है, पढ़ना ही है। इमेजेस कहाँ फॉर्म हो रही हैं वो इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना है कि डेविएशन यानी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी किसकी मैक्सिमम है। तो डेविएशन हमेशा वायलेट कलर की मैक्सिमम होती है, और मिनिमम रेड कलर की, और होता भी यही है, विबग्योर के तरीके से वो निकलता है स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो हम याद कर लेंगे, डेविएशन इज मैक्सिमम फॉर वायलेट कलर, मिनिमम फॉर रेड कलर। Velocity of a light in a medium is maximum for that color for which refractive index is minimum. Clearly, the velocity of violet color of light is minimum in a medium and retroactive index of that medium is maximum for violet color. ठीक है, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद रॉड्स एंड कॉन सेल्स आते हैं, अगर आपको पता हो तो कॉन सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, ठीक है, कलर उसके लिए, तो रॉड एंड कॉन सेल होते हैं, और रॉड सेल्स किसके लिए होते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर बात आती है प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हैं, और जिनमें और मिक्स करेंगे तो हमें नए कलर्स मिलेंगे। तो ब्लू, ग्रीन और रेड, ये तीनों मिलकर वाइट लाइट बनाते हैं, तो ब्लू, ग्रीन, रेड आर प्राइमरी कलर्स। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कॉम्बिनेशन पूछ लेंगे, ब्लू व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, ब्लू प्लस ग्रीन प्लस रेड, या ब्लू प्लस ग्रीन प्लस मेजेंटा, ऐसे पूछ लेंगे, ठीक है। सेकेंडरी कलर्स ऑब्वियसली प्राइमरी कलर्स को मिला के बनते हैं, ठीक है। देन ये तो कलर बॉडीज़ के ऊपर है, देख लीजिएगा एक बार, बस मैंने एक ही बार उसको मार्क किया है। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी लाइट उनके ऊपर पड़ती है वो सारी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ एन इंपॉर्टेंट फिनोमेना, ये मैक्सिमम होती है वॉयलेट कलर में, ये पूछते हैं एक नंबर का, और मिनिमम होती है रेड कलर में, बताया ही था। डेविएशन इज़ मैक्सिमम फॉर वॉयलेट, मिनिमम फॉर रेड लाइट, और आप ऐसे याद कर सकते हैं विबग्योर, ठीक है। 7 रंग इंद्रधनुष के, ब्लू कलर जो भी है स्काई का, वो स्कैटरिंग की वजह से है, एंड जो ब्रिलियंट रेड कलर हमें दिखता है सूर्य भगवान जब उदित होते हैं, अस्त होते हैं, तो वो भी इसकी वजह से।
देन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब सेम फेज में मिल रही है 2 वेव्स, और डिस्ट्रक्टिव अपोजिट फेज में, बस उससे ज़्यादा नहीं। विजिबल इफेक्ट ऑफ लाइट इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये बीच में कहानियाँ छोड़ देनी है। ह्यूमन आई एंड रेमेडीज, ये इंपॉर्टेंट है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मायोपिया वही है जो मुझे है, ठीक है, दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती, तो क्या मेरे उसमें लगा हुआ है, कॉन्केव लेंस लगा हुआ है, तो ऐसे आपको याद कर लेना है। अगर आपके आसपास भी किसी को भी आँख की चश्मे लगे हुए हैं, बीमारी है, तो वैसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब ये टेलीस्कोप वेलीस्कोप बेकार है, ये किसने बनाया था वो बस आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप बनाने वाले थे हैंस लिपर्शे, बट गैलीलियो ने सबसे पहले यूज़ किया था फॉर द नाइट स्काई, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब बेकार है, इसमें कुछ नहीं आता। नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पे आ जाती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है भाई, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और अलेक्जेंड्रो डी वोल्टा ने वोल्टाइक सेल बनाया था। वोल्टाइक सेल में ये पूछ लेते हैं कि भाई जिंक रॉड जो है वो कैथोड है एंड कॉपर रॉड है एनोड है, ठीक है। ये रॉड्स जो होती हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड में प्लेस होती हैं, ये पूछ लेता है। मीडियम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। कैथोड इज जिंक रॉड, एनोड इज कॉपर रॉड। लेक्लांचे सेल आ जाते हैं, कार्बन रॉड एनोड है, जिंक रॉड कैथोड है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे वही सिंपल, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है। फॉर्मूला पूछ लेते हैं, ओमिक रेजिस्टेंस क्या है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, इन सब के फॉर्मूले आ जाते हैं, तो एक बार आप देख लीजिएगा, बस सरसरी निगाह से, ज़्यादा नहीं। किलोवाट आवर की यूनिट पूछ लेते हैं, 1 किलोवाट आवर इज 3.6 × 10⁶ जूल, ये पूछ लेते हैं। वोल्ट मीटर, एमीटर क्या, एमीटर भाई करंट आपका मापेगा, और रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। लोग 1 लगाते हैं ऑप्शन में, गलत है, 0 होता है। वोल्ट मीटर ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूजुअली कॉपर, टिन और लेड का बनता है, ये आता है कॉम्पोजिशन, ठीक है। कॉपर, टिन और लेड का बनता है, ठीक है। फ्यूज़ मटेरियल का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। शंट क्या होता है, शंट इज़ अ वेरी स्मॉल वायर ऑफ रेजिस्टेंस। और ट्रांसफार्मर कहा जाता है AC DC। AC डायनामो क्या करता है, ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक मोटर और डायनामो दोनों उल्टी है, मैंने बताया था ना। इलेक्ट्रिक मोटर का काम है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, एंड इलेक्ट्रिक मोटर का काम है इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल, राइट। उसके बाद ये सब बेकार की बकवास है, ये सब कुछ पढ़ने लायक नहीं है। बेसिक चीज़ें हैं, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब पता ही होगा, इसलिए मैंने हटा दिया। क्यूरी यूरी टेम्परेचर पे क्वेश्चन नहीं आता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज एक बार पढ़ लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये अगर पढ़ना हो पढ़ लीजिए, पॉजिट्रॉन वगैरह पे नहीं आता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मासेस पढ़ लीजिएगा, ये ठीक है। और चार्जेस और बनाए किसने, ये इंपॉर्टेंट है टेबल, ठीक है। ये तो वैसे भी केमिस्ट्री में आ ही जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा यहाँ पे नहीं किया। मैंने कहा ना हमेशा अपना काम शॉर्ट करके चलना चाहिए, स्मार्ट स्टडी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, तो भाई किसने बनाई थी, हेनरी बैक्यूरेल जी ने बनाई थी। एक तो ये बुक ना नई है, सीधी रही नहीं रही, हेनरी बैक्यूरेल जी ने बनाई थी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी, बनाई थी मैं कह रही हूँ, सॉरी। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल। उनको नोबेल प्राइज़ मिला था मैडम क्यूरी और पैरी क्यूरी के साथ। पैरी क्यूरी मैडम क्यूरी के हस्बैंड थे। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स या न्यूक्लियॉन्स होते हैं, रॉबर्ट पियरे और उनकी वाइफ मैरी क्यूरी को रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम भी उन्होंने डिस्कवर किया, उसके लिए भी उनको प्राइज़ मिले थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस इतना याद करना है। और न्यूट्रॉन्स का क्या है, क्या सारी चीज़ें, चेन रिएक्शन, बस उतना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में हार्ड वाटर का क्या काम होता है, कूलेंट होता है, बस इतना, और कुछ नहीं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये इतना कुछ नहीं देखना है, बेकार है। हाँ ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ये पढ़ लीजिएगा, मैंने हाईलाइट नहीं किया है, रीज़न बीइंग इज मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं ज़्यादा इसमें से पढ़ नहीं पाई थी, इसलिए हाईलाइटेड नहीं है, ठीक है। तो मैंने अपना मूड सही करने के लिए उठा के केमिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दी थी। ये इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये फिज़िक्स का पोर्शन कंप्लीट हुआ हो अच्छे से आपका। मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, ठीक है। आई होप आपकी हेल्प हो जाए। केमिस्ट्री हम कल सुबह 9 बजे करेंगे। मेरी तबीयत ठीक रही तो सुबह 9 बजे मिल जाएगी, नहीं तो 11 बजे। ये बस नवरात्रि जब तक चल रहे हैं ना, तो थोड़ी सुबह वीडियो लेट हो जा रही है, 11 बजे आ रही है, ठीक है। नवरात्रि ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मेरी पूजा रहती है, सुबह उठ के मैं पूजा करके फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, तो लेट हो जाता है। नवरात्रि खत्म हो जाएंगे तो 9 बजे आपको मिल जाएगी मॉर्निंग में। कोशिश रहेगी कल भी 9 बजे मिल जाए, नहीं मिल पाती है तो 11 बजे मिलेगी एज़ यूजुअल टाइम पे, प्लीज़ देख लीजिएगा। आई होप ये फिज़िक्स का पूरा कंप्लीट हुआ हो, मैंने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगे तो प्लीज़ अप्रिसिएशन दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो आप अप्रिसिएशन ज़रूर दीजिएगा और मुझे अच्छा लगेगा, बिकॉज मोटिवेशन मिलता है ना। किसी की भी आप तारीफ़ करें उसके अच्छे काम की, तो उसको अच्छा लगता है वो, और आगे मोटिवेट होता है काम करने के लिए। तो मैं आपकी तारीफ़ करती हूँ, जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप मेरी तारीफ़ करिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, ठीक है। कंपल्शन नहीं है, बस मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, तो मुझे लगता है कि ज़रूर आपकी हेल्प होगी।
ठीक है। आई होप ये सब अच्छे से हुआ हो आपका, ठीक है। देख लीजिए सारी चीज़ें एक बार फिर, और जो भी डाउट्स हों प्लीज़ यहाँ यूट्यूब सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मतलब एक पिंग कर दीजिएगा कि मैम डाउट पूछ लिया, प्लीज़ आप एक बार देख लो करके, या वहाँ भी आप पूछ सकते हैं बाद में, पहले इधर ही पूछ लिया करिए, बिकॉज मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ मुझे दिख जाता है ना तुरंत, वहाँ मैं हो सकता है मैं नहीं देख पाऊँ, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आते हैं, नहीं देख पाती मैं, ठीक है। इसी वजह से मूड ऑफ हुआ था मेरा, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में ही कमेंट करिए, वो वहाँ मुझे देखना आसान है और बाकी लोग भी देखेंगे, डाउट्स उनके भी क्लियर हो जाएंगे। एक ही चीज़ को मुझे बार बार भी रिपीट नहीं करना पड़ेगा और आप लोगों का भी टाइम नहीं वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम नहीं वेस्ट होगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। आई विल बी लाइक मोर हैप्पी टू प्रोवाइड सच सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। और साथ में पढ़ेंगे तभी तो साथ में बढ़ेंगे, है ना। शेयरिंग इज़ केयरिंग। एनीवेज प्लीज़ अच्छा से अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। और जो भी मैंने टारगेट्स दिए हैं, अब कल से फिर वापस से नए टारगेट्स लेंगे और करेंगे अच्छे से तैयारी। आरओ बन के रहना है हमें इस साल। और लखनऊ में मैं मीटअप अरेंज करूँगी एक, ठीक है। तो लखनऊ वाले बच्चे प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप उस चीज़ को ज़रूर अटेंड करें। और जितने मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो 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 मच फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड विच यू पीपल आर गिविंग टू मी। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कंसर्न फॉर माई हेल्थ। आई एम डीपली 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 ऑनर्ड बाई द अमाउंट ऑफ लव विच आई एम रिसीविंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो 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 मच, थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट। ध्यान रखिए अच्छे से और प्लीज़ बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।